Assalamu alaikum dear students, welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to study questions and answers and grammar portion of unit number 2.1 of English grade 12th. तो आज हम इसकी जो रीडिंग है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका ग्रामर का पोर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। बेसिकली वी हैव 8 questions and then again we have 4 interpreting questions. These are sort of long questions और उसके बाद फिर हम जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो हम करेंगे। ओरल एक्टिविटी है, राइटिंग एक्टिविटी है, इसको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं और क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद फिर ग्रामर का पोर्शन है। तो पहले हम जल्दी जल्दी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं और उसके बाद हम जो ग्रामर का पोर्शन होगा उसको हम देखेंगे। So the first question we have is that who does Dr. King refer to by the epithet ग्रेट अमेरिकन, यानी कि जब वो अपनी स्पीच के दौरान जो हमने रीडिंग की है उसमें जब वो ग्रेट अमेरिकन का एक रेफरेंस देता है तो उससे क्या मुराद है। सो द आंसर इज दैट द डॉक्टर किंग रिफर्स टू द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन था? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्राम 1861 to 1865। He signed the Emancipation of Proclamation, which aims Emancipation Proclamation क्या है? It is basically a document. उसने एक document जो है वो तरतीब दिया था और उसका मकसद क्या था? It aims to provide equal rights to black people, but unfortunately the state elements did not approve his policies and the black people couldn't avail the freedom during his time. तो उसने अब्राहम लिंकन ने बहुत कोशिश की थी कि जो स्लेवरी है वो अबॉलिश हो जाए और जो ब्लैक पीपल्स के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो जुल्म ज़्यादती ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ कैन यू गेस व्हाट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन माइट मीन। आप अगर रीडिंग करते हैं और रीडिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप पढ़ते हैं तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है, आप एक गेस कर लेते हैं। तो उस गेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो द आंसर इज़ दैट इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन सीम्स टू बी रिलेटेड टू नीग्रोज, the black people residing in America who were not given equal rights and were maltreated. Maltreated उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। Abraham Lincoln issued this document on 1st January 1863. This proclamation refers to the emancipation. Emancipation का मतलब होता है liberation, आज़ादी। Emancipation and liberation of the black people from racial segregation and discrimination by the cruel hands of white supremacy। यानी कि जो सफ़ेद या गोरे जिनको हम कहते हैं, गोरे लोगों की तरफ से जो कालों पर जुल्म ज़्यादती की जाती थी, उस जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ या उस जुल्म ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लिखा गया था। Question number 3 is that how does King describe the life of the Negro in the US 100 years after the Emancipation Proclamation। यानी कि 18 से 1 जनवरी 1863 में ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का जो डॉक्यूमेंट था ये साइन हुआ था और उसके पूरे 100 साल बाद मार्टिन लूथर किंग ने स्पीच की थी 1963 में। तो क्वेश्चन यह है कि 100 साल के बाद जब मार्टिन लूथर किंग जो है वो जब डिस्क्राइब करता है ब्लैक पीपल की लाइफ को तो वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है। सो द आंसर इज दैट किंग डिस्क्राइब्स दैट द lives of the Negroes in the US has been miserable. He says that even after 100 years of Emancipation Proclamation, Negroes are not free. They could not get freedom from slavery. Their lives are crippled by shackles of segregation and chains of discrimination. They are poor and are facing the situation of exile in their own land. Got it? So question number 4 is that why is 1963 according to King not an end but a beginning? और सेकंड जो पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि बिगिनिंग ऑफ व्हाट। आपने ये भी बताना है कि किस चीज़ की बिगिनिंग की वो बात करता है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्टिन लूथर 1963 इज़ नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। He declares that this is the beginning of their movement for freedom and access to equal citizenship rights. He says that they have waited patiently for the implementation of the constitutional law regarding human rights. He says that there will be neither rest nor tranquility khamoshi in America until they are granted their citizenship rights. Question number 5 is that what is Dr. King's advice to the black people while marching on the road to freedom? यानी क्या वो उनको नसीहत करता है। So King advises the black people that they should avoid violence to reach their rightful place. He suggests that they should move on the roads of freedom but without any violence or illegal actions. To protest
peacefully is the only way to get their freedom on an honorable way. He says, अब ये उसकी quotations हैं, let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Question number 6 is that when will they, the Negro, be satisfied according to Dr. King? यानी डॉक्टर किंग के मुताबिक जो नीग्रोज हैं वो कब satisfy होंगे, उनकी satisfaction कब होगी? So the answer is that according to Dr. King, the Negroes will not be satisfied if they are the victims of unspeakable horrors of police brutality. They will continue their movement and protest. They will be satisfied if they get the rights of freedom, movement, lodging, vote, and having property like the other citizens of the state. According to Dr. King, they will not be satisfied until the justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. कि जब तक पानी एक बहती हुई नदी की तरह नहीं बहता, जब तक इंसाफ जो है वो बहती हुई नदी की तरह नहीं बहता, तब तक वो खामोश नहीं होंगे. He wants that rule of law should be implemented for everyone without prejudice based on color and creed. Question number 7 is that Dr. King repeatedly speaks of his dream. What is his dream? तो वो किस ख्वाब की बात करता है? बार बार आप लेसन के अंदर देखते हैं I have a dream, I have a dream, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं. So the answer is that Dr. King dreams to see a country where everyone is free and is respected. His dream is to see the sons of the former slaves and the sons of former slave owners living together. यानी जो साबका गुलाम हैं उनके बच्चे और जो गुलामों के बच्चे हैं उनको वो इकट्ठा एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे उनको रहते हुए वो देखना चाहता है. He wants to see them united and living in peace. His dream is that the nation will rise where all citizens would enjoy their rights without any discrimination. They would not be judged by the color of their skin but by their character. कि उनको उनके रंग की बुनियाद पे उनको नहीं जांचा जाएगा बल्कि उनके किरदार की बुनियाद पे जांचा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दैट व्हाट डज डॉक्टर किंग मीन बाय, जब वो ये लाइन बोलता है कि दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, तो किस फेथ, कौन से फेथ की वो बात करता है और किस चीज़ में, मतलब कौन सा यकीन और किस चीज़ पर यकीन? So the answer is that the United States of America were referred as the states of North and South. यानी United States of America जो है बेसिकली 50 states हैं जो मिलकर United States of America बनाती हैं. तो वो 50 states जो हैं उसमें से उसको दो हिस्सों में, यानी कि उसको नॉर्थ की स्टेट्स और साउथ की स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है. यानी कि जब आप बात करते हैं तो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और साउदर्न स्टेट्स हैं. तो जो साउदर्न स्टेट्स थी, इन द साउदर्न स्टेट्स ब्लैक पीपल वर रिगार्डेड एज स्लेव्स. Dr. King had a dream that one day the black and white will live like brothers. So he says that I return to South with this faith that one day they will be able to eradicate racial discrimination. Racial discrimination when you discriminate on the behalf of race, नस्ल की बुनियाद पर, and segregation. The Negroes will be free and will be respected wherever they will go. This is the faith he is talking about, and he asks his fellow blacks to have faith in their movement and struggles. उसके बाद interpreting questions हैं. These are 4 long questions. First question is that what does Dr. King mean by cashing a check? Bad check and a check that has come back marked insufficient funds. तो ये lines आप जब लेसन की रीडिंग करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये लाइंस नज़र आती हैं. So the answer is that the Negroes are the members of American nation and they are citizens like many other nations living there. They are supposed to be granted equal rights as mentioned by Emancipation Proclamation. This is the check he is claiming to get cashed. Okay, एक चीज़, बैड चेक से क्या मुराद है? बैड चेक means that the blacks are not granted equal rights and emancipation from racial discrimination. Insufficient funds से क्या मुराद है? Insufficient funds refer to the condition of the state that failed to grant them their rights. It means that the state has refused to acknowledge them as the citizens of the states. Question number 2 is that read the last few paragraphs aloud. Last paragraphs को आप देख के वहाँ से read कर सकते हैं. Beginning कहाँ से शुरू करना है? This will be the day. यहाँ से आपने जो है वो लेसन को पढ़ना शुरू करना है. अच्छा, followed by the poem till the end. फिर एक पोएम आती है वो आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने एंड तक जो है वो इस लेसन को रीड करना है. जब आप रीडिंग करते हैं तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज.
तो इसके अंदर लेट फ्रीडम रिंग की फ्रेज बार बार आती है, दिस विल बी द डे, इस ये वाली जो फ्रेज़ है ये बार बार रिपीट होती है। तो आप जो लेसन की रीडिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सुन भी सकते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पढ़ने के लिए कहा गया है उसी तरह से मैंने उसके अंदर कोशिश की है कि उसी तरीके से ही पढ़ूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट डू नॉट फॉरगेट दैट डॉक्टर किंग रेफर्स टू माउंटेन्स ऑल द टाइम। तो वो बार बार माउंटेन्स की बात करता है, मिसिसिपी के माउंटेन्स, जो दूसरी जो स्टेट्स हैं, जॉर्जिया की स्टेट के माउंटेन्स, इलिनॉइस के माउंटेन्स, तो ये बार बार माउंटेन्स का वो जिक्र करता है। व्हेन यू शाउट इन माउंटेन व्हाट हैपन्स? So the answer is that when he repeats the phrase, it leaves a mesmerizing effect on the listeners as well as the readers. तो एक तो इसका जवाब ये है कि वो इसलिए बार बार रिपीट करता है क्योंकि ये mesmerizing effect क्रिएट करता है. It is like a bugle during a war when the commander of the battalion is motivating his soldiers. He names all the areas which indicates that he is aware of the troubles and hardships of his fellow brothers uh, and hardships of his fellow brothers are facing. The repetitive phrases and reference to various mountains symbolize their great trouble and creates an echoing effect to demonstrate a state of emergency and urgency. Got it? Question number 3 is that granting that king knew his audience, examine the appropriateness of his word choice, his sentence structure, his use of metaphor and analogy. कि उसने जो इसके अंदर एनालॉजिकल रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, उसने मेटाफोर्स यूज़ किए हैं और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आपने एनालाइज करना है. So this speech is an excellent example of the art of oratory. The words and phrases used by the speaker are sublime. The examples of deserts, mountains, oases, valleys, and storms are closely related to the ambience, resistance, and struggle. He has used them as metaphors beautifully. He has used short but repetitive sentences to maintain the beauty of the speech. His leadership skills are on the peak in this speech and make him one of the most influential leaders of the world. Question number 4 and obviously the last question is that what is the most prominent structural feature in this speech? तो इस speech का सबसे important और सबसे prominent feature कौन सा है? So the main and the most prominent structure of this speech is the direct form of the sentences and use of repetitive phrases and metaphors that are appealing and mesmerizing. तो बार बार जो उसका एक स्टाइल है रिपीट करने का, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, तो ये उसके अंदर क्या है, बहुत prominent है. His choice of words and way of delivery makes this speech a fine example of oratory. So these were the questions and answers. Now we will move to the grammar portion. Grammar portion में we have actually demonstrative, indefinite and distributive pronouns. So first of all we will talk about demonstrative pronouns, then we'll talk about indefinite pronouns, and then we'll talk about distributive pronouns. So just look at these examples. This is a present from my uncle. These are merely excuses. Both cars are good, but this is better than that. So I have underlined the demonstrative pronouns. Bombay mangoes are better than those of Bangalore. Make haste. That's a good boy. Now, my views are quite in accordance with those of the University Commission. So these are the examples. Now, इट विल बी नोटिस दैट प्रोनाउंस इन इटैलिक्स, ये सारे के सारे इटैलिक्स में जो दिए गए हैं, आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रिफर, यानी जिस चीज़ को वो रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करते हैं. जैसे दैट इज़ द फोर्ट ऑफ बाला हिसार, तो ये बाला हिसार जो है इसकी तरफ ये वाला जो प्रोनाउन है ये क्या करता है, पॉइंट करता है, पॉइंट आउट करता है. एंड देयर फोर दे आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेट करते हैं, निशानदेही करते हैं. This, that, etc. These are the adjectives when they are used with nouns. जब इनको nouns के साथ यूज़ करते हैं तो फिर ये क्या बन जाते हैं, adjectives बन जाते हैं. जब ये अकेले यूज़ होते हैं तो फिर ये क्या होते हैं, ये pronouns होते हैं. जैसे this book, that pen, these books, those pens, that was, this horse. तो यहाँ पे जब ये noun के बिल्कुल साथ लग के आता है तो फिर इस वक्त ये demonstrative pronoun नहीं होता, बल्कि ये क्या हो जाता है, ये demonstrative adjective बन जाता है. तो ये आपने फ़र्क इसका थोड़ा सा समझना है. ओके, आगे चलते हैं.
यहाँ पे जो ऊपर वाले एग्जांपल्स हैं इसमें दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर, दैट रेफर्स टू व्हाट इज ओवर देयर फार्दर अवे एंड मोर रिमोट। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि दिस जो है ये करीब के लिए यूज़ होता है और दैट जो है ये दूर के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो दिस है उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है, उस दिस की प्लूरल फॉर्म दोज है और दैट की जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, दिस की प्लूरल फॉर्म दीज है और दैट की जो प्लूरल फॉर्म है वो दोज है। यहाँ पे फिर आगे एग्जांपल दी हुई हैं, जिस तरह दिस इज बेटर देन दैट, दैट विद इट्स प्लूरल दोज इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ प्रिसीडिंग नाउन। जैसे द क्लाइमेट ऑफ मरी इज लाइक दैट ऑफ सवाद। तो अब यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है, तो ये जो क्लाइमेट का जो नाउन है इसको दोबारा रिपीट करने की बजाय हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं कि जिसके अंदर डेफिनेट का मतलब होता है जिसमें किसी उसकी तादाद मुअय्यन होती है, आप मुतय्यन कर लेते हैं, आप स्पेसिफाई कर लेते हैं। और इनडेफिनेट गैर महदूद, गैर मुतलक, जिसके अंदर जो है ना वो कोई स्पेसिफिकेशन ना हो। जिस तरह वन हार्डली नोज़ व्हाट टू डू, मतलब लोगों को बहुत कम पता होता है कि वो क्या करें। तो यहाँ पे वन जो है ये इट इज़ इनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट फिगर है ये, इसके अंदर कोई डेफिनिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई तखसीस नहीं की गई। इसी तरीके से वन डज नॉट लाइक टू से सो, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसी तरीके से ऑल, सम, नो बडी, मैनी, एनी बॉडी, एवरीबॉडी, अदर्स, एनी, फ्यू, समबडी, सम, तो ये सारे की सारी आप एग्जांपल्स देखें तो ये आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जब आप कहते हैं कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदाइशी अजीम होते हैं, तो इसमें कोई तखसीस नहीं है कि वो कुछ कितने हैं, वो हज़ारों में हैं, लाखों में हैं, करोड़ों में हैं या सैकड़ों में हैं, कितने हैं। इसी तरीके से समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो वो कौन है, वो मर्द है, औरत है, कोई तखसीस नहीं है। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किस लिए होते हैं, आप ज़रा एग्जांपल्स को देखें। जिस तरह ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज, ईच, ओके, ईच टुक इट इन टर्न, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर भी इसको पढ़ सकते हैं, आइदर भी इसको पढ़ सकते हैं। नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। अब ईदर, नीदर, ईच, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं ये क्या कहलाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, बिकॉज दे रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, वन एट अ टाइम, एक के लिए एक वक्त में ये यूज़ होते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर। तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं और ये क्या होते हैं, इनके बाद जो वर्ब आता है वो भी वर्ब ऑफ सिंगुलर ही आता है। जिस तरह यहाँ पे गो है, ओके, यहाँ पे लीड्स है, तो यहाँ पे ये उसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में आपको जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि ईच की जिस तरह से एग्जांपल्स को देखें कि ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, सो ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 500 रुपीज़, आई बॉट ईच ऑफ द मैंगोज फॉर 10 पैसा या पैसों आप कह सकते हैं। तो इस तरह की आप जो है वो एग्जांपल्स के ज़रिए आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस की को आप जस्ट इसी एक एग्जांपल्स के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिसीव्ड, ये एक एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद इसको आप इस एग्जांपल को यहाँ पे देखें, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। तो यहाँ पे जो हरी था, हरी को आपने प्रोनाउन आता ही नाउन की जगह पे है ना, तो इस नाउन को आपने रिप्लेस कर दिया हु के साथ, ओके, नाउन को आपने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे आप जो प्रोनाउन लेके आए हैं वो क्या है, हु। और ये काम क्या कर रहा है, ये बेसिकली दो सेंटेंसेस को आपस में, जो दो सेंटेंसेस का आपस में रिलेशनशिप है उसको शो कर रहा है। इस तरीके से आप सेकंड एग्जांपल को देखें, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। तो आप दोबारा से आए करने की बजाय या बार बार पेन का जिक्र करने की बजाय आप क्या देते हैं, आप कह देते हैं आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप किसी नाउन को इस तरह के प्रोनाउन के साथ आप रिप्लेस करते हैं तो दैट टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इसकी फॉर्म्स को यहाँ पे समझ लें। रिलेटिव प्रोनाउंस की बेसिकली तीन फॉर्म्स होती हैं। नॉमिनेटिव होते हैं, नॉमिनेटिव में हु यूज़ होता है। जेनेटिव यानी कि इजाफत के लिए या जो एक रिलेशनशिप है उसको शो करने के लिए हुज़,
और एक्यूजेटिव यानी कि मिल्कियत को शो करने के लिए whom। जैसे दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज़ द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। तो अब यहाँ पे हु जो है ये नॉमिनेटिव है और यहाँ पे लड़के की बात नहीं हो रही, ठीक है, बल्कि बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बल्कि उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात हो रही है, लड़के की बात नहीं हो रही। यहाँ पे लड़के की बात हो रही है तो इसलिए हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यहाँ पे उसकी किसी उससे रिलेटेड किसी चीज़ की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे जेनेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और दिस इज़ द बॉय whom ऑल प्रेज, जिसकी सब तारीफ करते हैं, तो यहाँ पे फिर एक्यूजेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो बाकी इसकी एग्जांपल्स को आप खुद भी देख सकते हैं। दीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड वेरी इजी एग्जांपल्स। तो आज के लेसन को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द नेक्स्ट लेसन। सो तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।